हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलीमर डेफिनेशन। हमने देखा था कि पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर के फील्ड में रिवॉल्यूशन कैसा है वो भी देखा था। फिर हमने कुछ क्लासिफिकेशंस किए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन देयर सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब जब पॉलीमर बनते हैं तब वो कौन सी मेथड से बनते हैं उसे बोलते हैं बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज एडिशन पॉलीमर या तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए एडिशन पॉलीमर में और कंडेंसेशन पॉलीमर में डिफरेंस क्या होता है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर। मोनोमर के ऐड हो जाने से पॉलीमर बन जाएगा, बस दूसरा कुछ नहीं होगा। देखिए ये इथिन था, इट इज़ मोनोमर, फिर दूसरा इथिन आया, फिर थर्ड इथिन आया, आपस में कंबाइन हो गई। इसे कंबाइन होना तो क्या करना होगा, ये बॉन्ड तोड़ दिया, जगह खाली हो गई, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एडिशन ओनली, इसमें कोई रिमूव नहीं हुआ, कोई ऐड भी नहीं हुआ, मतलब बाहर से तो कोई आया नहीं, सब्सटीट्यूट तो नहीं हुआ, तीनों मोनोमर आपस में ऐड हो गए, दैट इज एडिशन। तो यदि मोनोमर आपस में ऐड हो गए, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। तो पॉलीथीन कैसे बना, ऐड होके, तो ऐसे जो पॉलीमर है ना, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, ये सारे पॉलीमर एडिशन से बनते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा एडिशन होगा या नहीं, ये आपने इसका मोनोमर देखा था, ये मोनोमर था इथिन, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, दैट इज अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो याद रखना नोट करके कि जहाँ पे मोनोमर में, जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब अनसैचुरेशन होगा, अनसैचुरेटेड होगा, वहाँ पे कंपलसरी एडिशन ही होगा। जिसके मोनोमर में, मान लो मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक मोनोमर है जिसका नाम है स्टायरीन, दिस मोनोमर इज स्टायरीन, इसमें से मुझे प्रिपेयर करना है पॉलीस्टायरीन, तो क्या इसका एडिशन होगा? यस। कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। जहाँ आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे मोनोमर 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 ऐड होके पॉलीमर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। दूसरा क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है पता है, टू मोनोमर कंबाइन एंड फॉर्म्स पॉलीमर, टू और मोर देन टू, मतलब जो भी मोनोमर है, मोनोमर कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर बाय एलिमिनेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है रिमूव होना, कंडेंस होना, बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, CO2 या तो अमोनिया। मतलब इसमें क्या हुआ था, सिर्फ ऐड हो गए थे। देखिए इसमें क्या होता है, मोनोमर ऐड होते हैं और इसमें से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ, COOH, CH2, 4 COOH, और दूसरा यहाँ पे मैं लिखूँ NH2, CH2 NH2। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ से OH गया, ये क्या आपको इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये मोनोमर में है नहीं, उसका मतलब एडिशन नहीं होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो कंपलसरी कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन कैसे हो गए, बॉन्ड तो है नहीं तो कौन जाएगा, किसी को जाना होगा। इसमें क्या होता था, बॉन्ड टूट के कंबाइन हो जाते थे, जगह खाली कैसे हुई, बॉन्ड टूट के। इसमें तो बॉन्ड है नहीं तो क्या होगा पता है, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज CONH। तो रिमूव कौन हुआ,
यहाँ से OH रिमूव और यहाँ से H, दैट इज H2O। मतलब दोनों को कंबाइन होना था तो किसी को तो निकलना होगा ना। इसमें से कौन निकलता था? बॉन्ड निकलता था। इसमें से कौन निकला? कोई H2O या NH3 जैसा किसी को निकलना होगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये पॉलीमर कब बनेंगे? तो व्हेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मोनोमर में सारे बॉन्ड सिंगल हो गए, कार्बन कार्बन, याद रखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड बाय फंक्शनल, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए ये मोनोमर में क्या था? दो फंक्शनल ग्रुप थे। ये मोनोमर में कितने फंक्शनल ग्रुप है? दो। इसमें भी कितने? दो। तो बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर में ये होता है जनरली, इट इज नॉट कंपल्सरी। जिस मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप हो गए या तो तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए, उसमें कंडेंसेशन होगा। तो आई थिंक कंडेंसेशन वाला भी आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है? दो मोनोमर कंबाइन होते हैं और उसमें से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव, यहाँ से OH गया और यहाँ से H, फिर अब कंबाइन होना है तो किसी को तो निकलना होगा। इसमें से कौन निकलता था? बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड नहीं है तो इसमें कोई मॉलिक्यूल निकलेगा। एडिशन कब होगा? व्हेन देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और कंडेंसेशन कब होगा? जब मोनोमर में सारे बॉन्ड सिंगल हो। सो इट इज एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका यदि हम एग्जांपल लिखें तो ये जो पॉलीमर हमने बनाया था ना, इट वाज नायलॉन 6,6। इसके आगे इसमें और दो में लिख दूँ, यदि अलग से नहीं, मतलब मान लो ऐसे ही नोट करके लिख दूँ, दो पॉलीमर दूसरे भी होते हैं, दैट इज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। चार, एडिशन, कंडेंसेशन, होमो एंड को। होमोपॉलीमर किसे बोलेंगे पता है? ऑल मोनोमर्स आर सेम, और इसमें मोनोमर आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सिर्फ पॉलीथीन में क्या था? इथीन 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 इथीन, तो पॉलीथीन इज होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो पॉलीथीन। आपको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है? PVC में विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल। सो ऑल मोनोमर आर सेम। और अभी यहाँ पे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखा था, उसमें आपने देखा कि दोनों मोनोमर अलग अलग थे, एक COOH ग्रुप वाला था और एक NH2, तो वो होगा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कौन सा था? नायलॉन 6,6। ये सब नाम अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितने भी नाम है ना, आप चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे पता चलता जाएगा कि ये एडिशन पॉलीमर है, कि ये कंडेंसेशन है, कि ये होमो है या को। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है। क्लियर हो गया? व्हाट इज होमोपॉलीमर, व्हाट इज कोपॉलीमर। तो काइंडली आप इसे अभी नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। So let us start the fourth classification of polymer based upon molecular forces present between the polymer chain. It is the most important classification for your board exam. खास याद रखना, इसमें से कोई एक या दो टाइप आपको कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछी गई है। कौन से बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है? मैंने आपको अभी बोला था कि मान लो आपकी पॉलीथीन बैग है, आपके पास एक पॉलीथीन बैग, उसमें ऐसी कई सारी पॉलीथीन की चेन होगी ना, एक चेन नहीं होगी, पॉलीथीन की एक चेन, फिर ऐसी दूसरी चेन, फिर ऐसी कई सारी चेन होगी किसी भी पॉलीमर में। मतलब मेरे पास, मैंने जो शर्ट पहना है, मतलब जो क्लोथ्स है, उसमें कई सारी पॉलीमर की चेन्स होती है। तो दो चेन के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा जो उसे साथ में बैठा के रखता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। उसके बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है कि ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन पॉलीमर चेन, मतलब ये चेन के बीच में कौन सा फोर्स है, उसके बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट इज इलास्टोमर। इलास्टोमर में ये जो पॉलीमर की जो चेन है उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है? तो वीकेस्ट इंटर मोलिकुलर फोर्स। वीक, सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वांडरवाल्स फोर्स। वांडरवाल्स फोर्स बिटवीन पॉलीमर चेन। अच्छा, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स
और उसके अलावा फ्यू ब्रांचिंग या क्रॉस लिंक, वेरी फ्यू क्रॉस लिंक, थोड़ी थोड़ी बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस लिंक होती है, बट वेरी फ्यू। बाकी ये दोनों के बीच, ये क्रॉस लिंक तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, बट ये जो दोनों के बीच में इट इज़ वेरी वेरी वीक वान डेर वाल्स फोर्स। और उसी की वजह से कौन सा फोर्स है, वी आर क्लासिफाइंग बेस्ड अपॉन फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपको पूछ रहे इलास्टोमर में कौन सा फोर्स है, तो वान डेर वाल्स फोर्स, पॉलीमर चेन के बीच में। और दूसरी थोड़ी थोड़ी क्रॉस लिंक होती, वेरी फ्यू, और उसी की वजह से इलास्टोमर हैज इलास्टिसिटी। इलास्टोमर के पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है ना व्हाट इज इलास्टिसिटी, रबर इज इलास्टिक। आप उसे खींचे तो वो लंबा हो जाएगा, और आप उसे फिर से छोड़ दे तो देन इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इलास्टिसिटी का मतलब आप उसे पुल करें तो वो लंबा होगा, और फिर से उसे छोड़ दे तो वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज इलास्टिक, रबर इज इलास्टिक। इलास्टिसिटी का रीज़न क्या है पता है, वो उसे खींचने पर वो लंबा हो जाएगा। अब वो क्यों हम इसे खींच सकते हैं, मान लो मैं पॉलीथीन बैग को, या कोई भी बैग, इट इज़ नॉट पॉलीथीन बैग, सपोज रबर का बैग है, उसे मैं खींचूँ तो वो लंबा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में फोर्स कैसा है, वीक। अब वीक है तो वो दूर जा सकता है, स्ट्रांग हो गए तो वो थोड़ी दूर जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, वीक, और इसीलिए ड्यू टू वीक फोर्स आप उसे खींच सकते हैं। सो वीक वान डेर वाल्स फोर्स अलो them टू बी स्ट्रेच्ड। उसे स्ट्रेच होने की परमिशन कौन देता है, वीक फोर्स। वीक है इसलिए वो स्ट्रेच हुआ, बट जैसे ही आपने रबर को छोड़ दिया तो वो वापस क्यों आ गया, फोर्स तो वीक था, उसे नज़दीक किसने लाया। तो ये जो क्रॉस लिंक है ना, वो दोनों को जोड़ के रखती है आपस में। आप खींचेंगे, छोड़ दिया, तो ये क्रॉस लिंक की वजह से वो फिर से वापस आ गया। एंड ड्यू टू क्रॉस लिंक, ड्यू टू क्रॉस लिंक, या तो फिर क्रॉस लिंक जो है उसमें हेल्प्स देम to retract at its original position। इलास्टोमर में कौन सा फोर्स होता है, दो चेन के बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्स, और दूसरी थोड़ी थोड़ी क्रॉस लिंक। वीक फोर्स की वजह से वो दूर जाते हैं, खींचने से खींचेंगे, और क्रॉस लिंक की वजह से फिर से वो नज़दीक आ जाएंगे, मतलब वो दे आर इलास्टिक। इलास्टोमर इसीलिए नाम दिया कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसका एग्जांपल आप लिखना चाहे तो जितने भी रबर है, नेचुरल रबर या तो वल्केनाइज्ड रबर, दे ऑल आर इलास्टोमर। सेकेंड टाइप इज फाइबर। फाइबर इलास्टोमर के बाद में दूसरी टाइप है फाइबर। Fiber has the strongest intermolecular attraction force। आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वान डेर वाल्स, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है। आपने यदि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और वो कौन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी बनेगा जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। मतलब मान लो इस चेन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस चेन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तभी यहाँ पे बन पाएगा। मतलब फाइबर में क्या होगा पता है, दो मोनोमर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब बाय फंक्शनल या तो ट्राई फंक्शनल हो गए। दूसरा पॉइंट यदि हम इसमें लिखें तो इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब फाइबर की रस्सी होती है, रॉप,
इसके साथ आप ज़्यादा वेट लगा के लटका दे तो वो टूटेगा नहीं है ड्रॉप। दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंशन टॉलरेट करने की कैपेसिटी, उस पर लगने वाला जो टेंशन है, उस पर लगने वाला जो वेट है, वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी फाइबर की ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जितने भी क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें होगा। कौन सा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि फाइबर में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा आप एक वो भी नोट कर लेना, फाइबर में यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। जनरली बायफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल जो ग्रुप हो गए ऐसे मोनोमर, बायफंक्शनल ग्रुप वाले या तो ट्राईफंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर जनरली फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल में यदि हम लिखना चाहें तो पॉलीथीन, या तो पॉलीथीन नहीं सॉरी नायलॉन, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं नायलॉन या तो टेरिलिन, दे ऑल आर फाइबर। आगे जाएंगे हम पॉलीमर का स्टडी करेंगे, आपको ऑटोमेटिक एग्जाम्पल याद आते जाएंगे और समझ में आते जाएंगे। थर्ड टाइप इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्ड टाइप इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तब तक में आप इसे पहले नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? तो थर्मोप्लास्टिक में फोर्सेस क्या होते हैं? इसमें कौन सा फोर्स था? वान डेर वाल्स फोर्स। एमसीक्यू में याद रखना, वान डेर वाल्स फोर्स दैट इज वीकेस्ट फोर्स। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था फाइबर में, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और वो कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज इंटरमीडिएट between elastomer and fiber, between elastomer and fiber। मतलब इंटरमोलेक्युलर फोर्स इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है। इलास्टोमर से स्ट्रांग होगा और फाइबर के फोर्स से वीक होगा, दोनों के बीच में इसका इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये थर्मोप्लास्टिक में दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि ये दूसरा पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज लिखना, मैं साथ में लिख रहा हूँ। दे बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। इट मीन्स दे कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड। एक बार आपने थर्मोप्लास्टिक में से बाल्टी बना लिया, टब बना लिया, फिर उसे आप हीट करेंगे ना तो फिर से वो लिक्विड बन जाएगा, फिर आप नया शेप दे सकते हैं उसे। प्लास्टिक को हीट करके उसको आप नया शेप दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। मतलब हीट करने से सॉफ्ट बन जाएगा, फिर आप उसे नया शेप दे सकते हैं और फिर से कूलिंग कर दो फिर से हार्ड बन जाएगा, दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो पीवीसी एंड पॉलीथीन। एंड लास्ट टाइप इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? तो इसमें एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसमें लीनियर चेन होगी, इट कंटेन्स लीनियर चेन एंड ब्रांचिंग। इसमें आप ऐड कर देना थर्मोप्लास्टिक कंटेन्स सम लीनियर चेन, और थोड़ी थोड़ी ब्रांच होती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? इट कंटेन्स हाईली क्रॉस लिंक्ड चेन्स। मतलब ये पॉलीमर की जो चेन है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था क्रॉस लिंकिंग क्या होता है। ऐसे पॉलीमर है, दोनों के बीच में ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड हो गए ऐसे, और कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इट इज नॉट इंटरमोलिकुलर फोर्स। कोवैलेंट तो बॉन्ड है एक, मतलब इसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, बॉन्ड है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलना है तो बोल सकते हैं वान डेर वाल्स, बट उससे तो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें एक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? हाईली क्रॉस लिंक वाली चेन होती है,
और आप सोचिए कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये चेन बनने से ये जो लिंक बनने से पॉलीमर सबसे हार्ड हो जाएगा। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि एंड क्रॉस लिंकिंग इंक्रीजेज ऑन फर्दर हीटिंग। आप सोचेंगे कि मैं उसे हीट कर दूं तो वो सॉफ्ट होगा, बट सॉफ्ट नहीं होगा। आप जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, यहाँ पे ब्रांच होते कुछ, वो भी लिंक बन जाएगी। जो ब्रांच है ना वो लिंक, मतलब हीट करने से क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है, नई लिंक बनती है, तो और स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे हीट होगा वो स्ट्रांग होगा। आपको पता है जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है ना, ये स्विच बोर्ड यदि हीट हो जाएगा, इसमें स्पार्क हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, तो वो फ्यूज हो जाएगा। सॉफ्ट तो कभी नहीं होगा ये, मतलब फ्यूज हो जाता है। मतलब एक बार इसे शेप दे दिया, देन इट कैन नॉट बी रीशेप। आप उसे अलग से नया शेप देने की ट्राई करेंगे, इट कैन नॉट बी रीशेप, क्योंकि नया शेप देने के लिए आप उसे हीट करेंगे, और जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। सो इट कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड रीशेप्ड। एक बार शेप दे दिया, उसे आप दूसरी बार शेप नहीं दे सकते। और इसके एग्जाम्पल खास याद रखने, हमारे सिलेबस में 2 ही है, इसलिए बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे इसी चैप्टर में कि ये क्या होता है, फिर पॉलीथीन क्या होता है, सबकी प्रिपरेशन हमें करनी है। सो इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स, और इसमें तो फोर्स नहीं है, एट्रिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? सो इसे आप अच्छे से याद रखना। बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द इलास्टोमर और फाइबर, एक्सप्लेन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर बोर्ड। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बाकी रह गया, इट इज़ नॉट क्लासिफिकेशन, इट इज़ टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।